हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए बैच की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन की। रिवीजन में हमने बात करी थी आपसे जो एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम इस प्रकार से है, जैसे कहते हैं ना कि जब कुछ समझ में ना आ रहा हो तो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से अंदर की जो चीजें चल रही हैं, जो अंदर की चीजें चल रही हैं वो इस प्रकार से है जैसे भगवान कर रहा हो इनको। ठीक है, जैसे अचानक से कोई तुम्हें पसंद आने लगता है, जिसे बोलते हैं लव का कीड़ा। ठीक है, वो भी आपको यहीं पर चलेगा कि लव का कीड़ा क्या होता है। अच्छा, जैसे भैंस दूध नहीं दे रही है, ठीक है, और भगवान की कृपा हो जाए तो भैंस दूध देने लगती है। इसी हार्मोन्स की वजह से यहीं पर वो पता लगा कौन सा हार्मोन्स होता है जिसकी वजह से भैंस दूध देने लगती है। एक लौकी छोटी सी है, लौकी छोटी सी है, इंजेक्शन लगाने से हार्मोन्स के द्वारा क्या है रातों रात वो बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं जिससे पता चलेगा कि क्या भगवान कर रहा है और क्या तुम कर रहे हो और क्या इंटरनल बॉडी में खुद ब खुद हो रहा है। तो यहाँ पर हम उन्हीं का व्यवस्था कर रहे हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं रिवीजन। रिवीजन में हमने समझा था एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से जो ग्रंथि के विषय में पढ़ना है। किसके विषय में? ग्रंथि के विषय में। ग्रंथि का परिमार्जित रूप ही क्या है? गांठ है। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, आपको जब पहले चैप्टर में पढ़ा था तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले सेल है, सेल के बाद टिश्यू है, टिश्यू के बाद ऑर्गन है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम है, और ऑर्गन सिस्टम के बाद बॉडी है, शरीर है। तो यहाँ पर जो टिश्यू है, ये टिश्यू ही क्या है? टिश्यू ही गांठ है। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ये टिश्यू बोलते हैं। तो ये भी ग्रंथि भी क्या है? ये भी एक प्रकार की गांठें ही है। ठीक है, परिमार्जित रूप क्या है इसका? तद्भव और तत्सम आपने पढ़े होंगे। तो प्योर संस्कृत के शब्द जो होते हैं वो तत्सम होते हैं और उनका परिमार्जित रूप क्या होता है? जैसे ग्रंथि तत्सम हुआ और गांठ ये परिमार्जित रूप हुआ तद्भव। तो यहाँ पे इसी प्रकार से ये ग्रुप ऑफ सेल यानी कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ये ग्रंथि कहते हैं। लेकिन ग्रंथि और टिश्यू में डिफरेंस ये है कि इनसे विशेष प्रकार के रसों का सिक्रेशन होता है। ये ग्रंथि से विशेष प्रकार के रसों का सिक्रेशन होता है और विशेष प्रकार के जो रस होते हैं उनमें मुख्य रूप से क्या होता है? एंजाइम होता है और हार्मोन होता है। एंजाइम होता है और हार्मोन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एंजाइम और हार्मोन का स्रावन होना है लेकिन कुछ अन्य चीजें भी यहाँ से स्रावित होती हैं। जैसे आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है उसके विषय में जिक्र करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि के विषय में हमने कोई चर्चा नहीं की है, कोई चर्चा नहीं की है, क्योंकि उससे क्या है? उससे एंजाइम और हार्मोन स्रावित नहीं होते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये वक्र है ना, ये जो होता है व्रक। क्या होता है? व्रक। वक्र नहीं, व्रक। क्या होता है? व्रक। यानी कि क्या होता है? सॉरी, व्रक नहीं, ये व्रक तो किडनी की तरफ चलेगा। यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। तो करेंगे इसके विषय में जिक्र आपसे, अभी इसके विषय में कोई जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। तो ग्रंथि जो होती है मुख्य रूप से इन रसों के सिक्रेशन के आधार पर तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है। पहली ग्रंथि वही स्रावी ग्रंथि जिनसे जो स्राव हो रहा है वो दिखाई देता है, नग्न आंखों से देख सकते हैं आराम से। जैसे कि दुग्ध ग्रंथि, दूध निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अश्रु ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, तो ये क्या है? ये वही स्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि बात करेंगे इसका दूसरा रूप अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि जिनसे मुख्य रूप से हार्मोन निकलता है। ठीक है, जैसे थायराइड है, पीयूष ग्रंथि है। आज डिटेल तरीके से पीयूष ग्रंथि को हम पढ़ने वाले हैं, पीयूष ग्रंथि क्या है। ठीक है, और कुछ ग्रंथि क्या होती है? मिक्स ग्लैंड होती हैं, जैसे कि अग्नाशय। इनसे एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्रावित होते हैं। एंजाइम के स्रावन के विषय में हमने पहले जिक्र कर लिया है सेकंड चैप्टर में। यहाँ पर अग्नाशय को पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे यहाँ से कौन कौन से हार्मोन स्रावित हो रहे हैं। हालांकि हार्मोन के विषय में हमने जिक्र इसके विषय में सेकंड चैप्टर में आपको अच्छी प्रकार से कर दिया है। बात करते हैं यहाँ पर ये मिश्रित ग्रंथि। तो इन्हीं सबको इन सामूहिक रूप से इनको क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं। अब ग्रंथियों को पढ़ने के विषय में आपको केवल तीन चार चीजों को ध्यान रखना है। एक तो उनकी स्थिति क्या है, कहाँ से वो स्राव हो रहा है, कहाँ वो स्थित है। दूसरा, उनसे निकलने वाला जो हार्मोन है उसका नाम क्या है। तीसरा,
उनकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, अधिकता से कौन से रोग हो सकते हैं, बस इतनी सी चर्चा करनी है। स्थिति के विषय में हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मस्तिष्क जो है, यहाँ पर दो ग्रंथि हैं, एक ऊपर की तरफ जैसे दबाते हैं ऐसे काग, आपने सुना होगा, ये क्या है, काग। यहाँ पे पिनियल ग्रंथि होती है, क्या होती है, पिनियल ग्रंथि। मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होती है, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों मास्टर ग्रंथि कहते हैं, अभी बस कुछ ही क्षणों में आपको पता चलने वाला है कि इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। क्योंकि जितनी भी ग्रंथि है, ये शरीर के बहुत सारे अंगों का जो संचालन होता है उस मास्टर ग्रंथि की वजह से, पीयूष ग्रंथि की वजह से होता है। यहीं से उसका पूरा तार जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये मस्तिष्क से नीचे चलेंगे तो नीचे की तरफ ये गला है, गले में क्या है, दो ग्रंथि हैं, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। ये लोकेशन के विषय में जिक्र कर रहे हैं। जैसे चेस्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर थाइमस ग्रंथि है, वक्ष गुहा में, ठीक है। जैसे थोड़ा और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर जो उदर गुहा है, उदर गुहा में अग्नाशय ग्रंथि मिलेगी। उसके बाद किडनी के ऊपर अधिवक्र ग्रंथि और लैंगिक अंगों में टेस्टिस और ओवरी, इन ग्रंथियों को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। एक मिनट जरा होल्ड रखना। टॉपिक डाल लीजिए। टॉपिक क्या, सबसे पहले जो हम बातें बोल रहे थे आपसे, इसी बात को नोट कीजिए। एक टॉपिक डालेंगे उस पर, सबसे ऊपर नोट। फिर हम मास्टर ग्रंथि के ऊपर चलेंगे, ठीक है। एक मिनट, कुछ फैक्ट को नोट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट को नोट कर लेते हैं। ये पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 3 भाग 3। यहां पर नोट करके लिखेंगे, बीच में नोट डाल देंगे और पहला नोट लिखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। इस प्रकार से 2-3 फैक्ट हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको तो यहां नोट करवा देते हैं, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है, यकृत। यही क्या है, इसी को जिगर बोलते हैं, इसी को जिगर बोलते हैं, आपको पढ़ाया हुआ अच्छी तरीके से। इसी को कालजा बोलते हैं, यही कलेजी होती है और यही लीवर होता है। इसी को बायोलॉजी की भाषा में लीवर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि मूल रूप से ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, एंजाइम और हार्मोन निकलते हैं, लेकिन डॉट डॉट करके कुछ और चीजें को भी रसों का सिक्रेशन होता है। तो बताइए, यदि आपने पढ़ा है सेकंड चैप्टर, यदि आपने अच्छी तरीके से क्लासों को एंजॉय किया है, क्या यकृत से किसी प्रकार का एंजाइम स्रावित हो रहा है? सेकंड चैप्टर में जब आपने यकृत को पढ़ा था, क्या यकृत से कोई किसी प्रकार का एंजाइम स्रावित हो रहा है? भाई, यकृत से एक विशेष प्रकार के रस का सिक्रेशन होता है, उस रस को क्या बोलते हैं, पित्त रस। वैसे 500 से अधिक क्रियाएं इसमें होती हैं, लेकिन यदि रस की बात करें तो जो वसा आप खाते हो, जो फैट मीट वगैरह खाते हो आप, या अन्य वसा वाली चीज खाते हो, तो उस वसा के पाचन के लिए पित्त रस क्या करता है, पित्त रस से इमल्सीकरण प्रोसेस होता है और वसा जल में घुल जाती है। जब तक जल में कोई चीज नहीं घुलने की तो उसका डाइजेशन नहीं होने का। तो वसा को जल में घुलनशील बनाने के लिए यकृत के द्वारा पित्तरस बनाया जाता है। तो क्या पित्तरस एंजाइम है? नहीं। क्या पित्तरस हार्मोन है? नहीं।
ठीक है। लेकिन ये मानव शरीर की एक सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये हमने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। और जिस बच्चे ने क्लास बाद में अटेंड की है तो वो सबसे पहले इन क्लासों को स्टेप बाय स्टेप करता है, वो पीछे से भी क्लासेस उसको लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लास को अटेंड करें, ठीक है। सेकंड पॉइंट यही लिखेंगे, मानव शरीर की, यही नोट करेंगे, मानव शरीर की यदि आपसे बोले सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, यदि क्वेश्चन ये पूछा, कंफ्यूज नहीं होना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो थायराइड है। अब यही क्वेश्चन ये बोलता है, तीसरा क्वेश्चन यदि पूछ रहा था मानव शरीर की सेकंड नंबर की, सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। यही इस बात को ध्यान रखेंगे, यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मानव शरीर की सब मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो वो भी क्या है? वो भी अग्नाशय है। यदि मिश्रित ग्रंथि की विषय में बात करेंगे तो मिश्रित ग्रंथि भी क्या है? अग्नाशय है, ठीक है। तो दो प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब देगी कौन? अग्नाशय। और चौथा पॉइंट, मानव शरीर की सबसे छोटी, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ये मास्टर ग्लैंड है। 0.06 ग्राम की होती है, मटर के दाने के समान, ठीक है। और जीएम, इसी को पीयूष ग्रंथि कहते हैं, इसी को पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इसके विषय में। तो यहां से इतने प्रकार के क्वेश्चन अभी तक बने हुए हैं जो फैक्ट में है, एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये चार क्वेश्चन हैं जो कंफ्यूज करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, मानव शरीर की सबसे सेकंड नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इतना चेंज कर देगा तो अग्नाशय। मानव शरीर की सब मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? तो क्या होता है? वो मिश्रित ग्रंथि भी अग्नाशय होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि वो पीयूष ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो वो थायराइड है। तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे आराम से क्वेश्चन आपसे निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन बस आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। अब आगे की तरफ चलते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लेना तो हमें पिनियल ग्रंथि को है, सबसे पहले हम लोकेशन के हिसाब से पिनियल ग्रंथि को लेना है, लेकिन यहां पर मास्टर ग्रंथि का रोल ज्यादा है, इसलिए हम मास्टर ग्रंथि से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए मस्तिष्क की ग्रंथियां। ठीक है, इसमें फर्स्ट ग्रंथि हम किसको ले रहे हैं? मास्टर ग्रंथि। क्यों इसे पहले ले रहे हैं? जब आप इसको पढ़ोगे समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सारे काम इसी से हो रहे हैं, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। इसको मास्टर ग्रंथि भी क्यों कह रहे हैं ये भी पता चलेगा। मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। प्रभाव इतना व्यापक है, प्रभाव इतना व्यापक है होने को तो ये जो मस्तिष्क है, होने को तो ये मस्तिष्क में
एक हड्डी होती है मस्तिष्क में, एक हड्डी होती है सेल टार्सिका। मस्तिष्क में एक अस्थि होती है, कौन सी? सेल टार्सिका। जब आप मस्तिष्क को पढ़ोगे तो उसका जो खोपड़ी वाला पोर्शन है वो भी पढ़ाएंगे आपको कौन सी हड्डियां होती हैं, लेकिन मस्तिष्क में ये सेल टार्सिका, जो ये हड्डी जहां पर ये, ठीक है, एक अस्थि होती है, इसका नाम है, इसका एक पार्ट है, इसका पार्ट कौन सा? सेल टार्सिका। ये सेल टॉर्सिका, सेल टार्सिका। और यहाँ पर स्फेनॉइड, इस अस्थि का नाम जो है वो स्फेनॉइड बोन है। कौन सा है? SPHANOID, स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन में सेल टार्सिका में क्या होती है? अस्थि है, स्फेनॉइड बोन। और ये कहाँ होती है? ये कहाँ होती है? ये स्कल में होती है, खोपड़ी में। ये कहाँ होती है? खोपड़ी में होती है। तो खोपड़ी में, स्फेनॉइड बोन में, सेल टार्सिका में ये 0.06 mm, ये मिलीग्राम मान लो, है ना, मिलीग्राम की क्या होती है? इतने मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान। सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि ये वजन भी पूछा हुआ है मटर के दाने से, इसकी सिमिलरिटी भी की गई है। इतनी छोटी सी क्या होती है? ये मास्टर ग्रंथि होती है, ये पेश ग्रंथि होती है। अब इसको क्यों मास्टर ग्रंथि कहते हैं आपको पता चल जाएगा, लेकिन हमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, केवल इतनी सी बातों को देखना है कि इसकी लोकेशन कहाँ है। तो लोकेशन कहाँ है? मस्तिष्क में, ठीक है। और वहां पर कहाँ? खोपड़ी में। और कौन सी बोन के पास होती है? ये स्फेनॉइड बोन के पास होती है, सेल टार्सिका के अंदर होती है, ठीक है। और कुछ लिखना चाहो तो इतना लिख लीजिए, यहाँ पर ये खोपड़ी में, ये कहाँ पर होती है? जो हाइपोथैलेमस होता है, जब आप पढ़ोगे मस्तिष्क को, हाइपोथैलेमस, जो मस्तिष्क का हिस्सा ठंडे गर्म का पता लगाता है, हाइपोथैलेमस के बराबर में। हाइपोथैलेमस के बराबर होता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? यदि हमें कोई चीज ठंडी लग रही है, कोई गर्म लग रही है, तो उस चीज का अनुभव कौन कराता है? वो मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा कराता है। तो बाद में विस्तार पूर्वक इसको हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या है? इसकी लोकेशन तो पता चलेगी। यहां से हमने क्या करा? इसकी स्थिति को क्लियर किया, इसकी स्थिति को क्लियर किया, ठीक है। अब क्या पढ़ना है? इससे निकलने वाले हार्मोन। तो इससे जो हार्मोन निकलते हैं, जो हार्मोन है वो दो प्रकार से डिवाइड करेंगे। निकलने वाले हार्मोन को दो प्रकार से डिवाइड करेंगे। एक तो जो पश्च भाग से निकल रहे हैं, जो पिछले हिस्से से निकल रहे हैं, और एक जो इसके अग्र भाग से निकल रहे हैं, अग्र भाग। ऐसे ही आप बना लीजिए। तो यहां पर अग्र भाग से निकलने वाले हार्मोन जो हैं, सबसे पहला हार्मोन जो है वो एसटीएच हार्मोन्स है। एसटीएच हार्मोन, एच का मतलब हार्मोन ही होता है, ठीक है। फुल फॉर्म लिख लीजिए, सोमैटोस्टेरिन। सोमैटोस्टेरिन होता है उत्तेजित, सोमैटोस्टेरिन हार्मोन। अच्छा, सोमैटोस्टेरिन तो दूसरा होता है, इसका टी का मतलब क्या होता है? ट्रोपिक होता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन दूसरा है। जो दूसरा हार्मोन है वो है टीएसएच हार्मोन, TSH हार्मोन। थायराइड, टी का मतलब THIR, थायराइड
स्टुमुलेटिंग, एस का मतलब होता है स्टुमुलेटिंग, STU हार्मोन। ठीक है। दूसरा हार्मोन जो इसके अग्रभाग से निकलता है वो कौन सा होता है? वो TSH हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है प्रेरित करना, प्रेरित करना। ट्रोपिक का मतलब होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित। ठीक है, ट्रोपिक का मतलब होता है उत्तेजित करना। तीसरा जो हार्मोन है ACTH, तीसरा है ACTH हार्मोन। ए का मतलब एडिको, एडिको, ये एड्रीनो होता है, एड्रीनो कोर्टिको, कोर्टिको ट्रोपिक हार्मोन। और ट्रोपिक का मतलब यहाँ वही हो गया उत्तेजित, ट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, चौथा लिख लीजिए, चौथा लिख लीजिए GTH, गोनाडो, GTH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तीसरा हार्मोन है MSH, चौथा हो गया। ठीक है, ये पांचवा लिख लीजिए, यहां लिख देता हूं पांचवा MSH हार्मोन, MSH। ठीक है, मेलिनो, ये है मैग्नेटो स्टिमुलेटिंग, मैलिनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, 6 मेलिनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर है प्रोलैक्टिन हार्मोन, TRL बोलते हैं, TRL, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। STH हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ट्रोपिक का मतलब होता है उत्तेजित। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, STUMLETING स्टिमुलेटिंग हार्मोन, HARMON। ACTH, एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनो कोर्टिको है CORTICO, कोर्टिको हार्मोन। GTH, एड्रेनो क्या है ADRINO। ठीक है, GTH गुनेडो, GUNEDO ट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, MSH मेलिनो, ये मेलिनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये 6 के 6 हार्मोन कहां से स्रावित हो रहे हैं? ये पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित हो रहे हैं। जो पश्च भाग से है, पश्च भाग से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन, पहला कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, दूसरा है वैसोप्रेसिन हार्मोन, ADH। दूसरा है ADH,
एच, वैसोप्रोसिन बोलते हैं, वैसोप्रोसिन हार्मोन। यानी कि अब देखिए ACTH एडेनोकोर्टिको, यानी कि जो ये हमारी किडनी होती है, इसके ऊपर के जो हार्मोन है स्रावित कहाँ, वो एक्शन कहाँ से मिलेगा, आदेश कहाँ से मिलेगा, वो मास्टर ग्रंथि से मिलेगा। तो जितने भी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो जननांगों से संबंधित है, TS जो थायराइड से संबंधित है, STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि ये वृद्धि हार्मोन कहलाता है। तुम्हारी कितनी लंबाई होनी, तुम बौने रहोगे या खली जैसे ताकतवर रहोगे, सब STH हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, तुम्हें किसी से प्रेम होगा या नहीं होगा, ये सब ऑक्सीटोसिन के ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारा रंग कैसा होगा, तुम्हारा रंग दूध जैसा सफेद होगा या तुम ब्रायन लारा जैसे काले हो गए, ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसी भी क्रीम लगा लेना, मेंस एक्टिव लगा लो या फिर आप गर्ल्स स्पेशल लगा लो, सब MSH के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको मिलने वाली है। तो इन सब चीजों पूरी बॉडी पर कंट्रोल ही किसके माध्यम से हो रहा है, वो पीयूष ग्रंथि के माध्यम से हो रहा है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कह रहे हैं। आप जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर आगे की तरफ चलते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। नोट हो गया हो तो आगे की तरफ बढ़े। हो गया, ठीक है। अब पहले हार्मोन को ले लेते हैं। अब इस हार्मोन को लेते हैं एस्टेज हार्मोन को, ऊपर ही लिख लेते हैं ना, ऊपर ही लिख लेते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस से ही आपको इस चैप्टर की महत्वता का पता चल जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, वो भी पता चलेगा प्रैक्टिस सेट में आपको। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, STH, सोमेटोट्रोपिक, TROP हार्मोन, HARMON, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन्स को वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन्स को वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। वृद्धि हार्मोन यानी कि मानव शरीर की जो वृद्धि है वो इसी हार्मोन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। यदि ये हार्मोन्स कम स्रावित हुआ तो आप बौने रह जाओगे। यदि ये हार्मोन्स अधिक स्रावित हुआ तो क्या है, आप खली जैसे 6 फुट 7 फुट के हो जाओगे। ठीक है, ताकतवर हो जाओगे। लेकिन किसी भी चीज की अधिकता, हमने बताया हार्मोन्स जो है, हार्मोन जो है एक सीमित मात्रा में चाहिए होते हैं। यदि अधिक होगा तो भी क्या है, वो भी दिक्कत करेगा, और कम होगा तो वो भी दिक्कत करेगा। तो लिख लीजिए इसमें। तो लोकेशन हमने ज्यादा गहराई में जाना नहीं है, बस इतना समझना है हार्मोन का नाम और उसकी स्थिति। तो क्या एस्टेज हार्मोन्स का नाम आपको क्लियर है? एस्टेज हार्मोन्स का नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कहाँ स्थित है? ये मस्तिष्क में जो मास्टर ग्रंथि होती है, जो पीयूष ग्रंथि होती है, उसके अग्रभाग से स्रावित होता है। तो स्थिति पता चल गई। ठीक है, अब इसका नाम भी पता चल गया। अब तीसरी बात हमें पता करनी है, हर हार्मोन के साथ हमें वही पता करना है कि यहाँ पर इसकी कमी से कौन सा रोग होगा और इसकी अधिकता से कौन सा रोग होगा। ठीक है, तो बात करते हैं पहला पॉइंट, इसकी कमी से रोग लिख लो या समस्या लिख लो, इसकी कमी से क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसमें नोट करेंगे सामान्य रूप से व्यक्ति बौना रह जाता है, छोटा रह जाता है। तो कमी से पहली बात ये हो सकती है, सामान्य रूप से, जो नॉर्मल रूप से होता है, सामान्य रूप से
लंबाई रुक जाती है, रुक जाती है, रुक जाती है या बाधित हो जाती है। अर्थात व्यक्ति बौना रह जाता है। यह व्यक्ति शारीरिक रूप से शारीरिक रूप से बौना होता है, यानी कि इसका विकास रुक जाता है। परंतु मानसिक रूप से पूर्ण विकसित होता है। यानी कि व्यक्ति तो एसडीएम भी है, जो छोटे व्यक्ति हैं, लंबाई में कम हैं, बिल्कुल जरा जरा से हैं, वो एसडीएम भी हैं, यानी कि उनका माइंड प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, लेकिन उनकी जो शारीरिक संरचना है वो अवरुद्ध हुई है। तो वहां पर क्या है, एस्ट्रेस हार्मोन्स की कमी रही है, एस्ट्रेस हार्मोन्स की कमी रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब अगला पॉइंट इसमें, यदि वयस्कों में, भाई ये तो रही बच्चों में, यदि एस्ट्रेस हार्मोन्स की कमी, जब ये बौना रहेगा तो ये कब रहेगा, जब वो बच्चा रहेगा। लेकिन यदि वयस्कों में एस्ट्रेस हार्मोन्स की कमी हो जाए, वयस्कों में कमी इसकी एस्ट्रेस हार्मोन्स की, तो यह साइमंड्स रोग होता है। क्या कहलाएगा, साइमंड्स रोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साइमंड्स रोग कहलाता है। ठीक है, ये साइमंड्स रोग कहलाता है। ये साइमंड्स रोग क्या है, इसमें उम्र से पहले व्यक्ति क्या है, बूढ़ा दिखाई देगा। कहते हैं ना, यार तुम तो अभी ऐसी 30-35 साल के हो और अभी से बूढ़े दिखाई देने लगे हो। इसमें व्यक्ति समय से पूर्व ही वृद्ध या बूढ़ा दिखाई देता है। ठीक है, ये तो रही कमी से रोग। अब यदि बात करें अधिकता से, सेकंड पॉइंट है, अधिकता से क्या होगा, अधिकता से व्यक्ति क्या होगा, जिग्नेटिज्म एक रोग होता है जिसमें व्यक्ति भीम जैसा, खली जैसा ताकतवर दिखाई देता है। इसे भीम कायता रोग भी कहते हैं। अधिकता से जिग्नेटिज्म भीम कायता रोग का शिकारी हो जाता है। अर्थात सामान्य से अधिक वृद्धि, सामान्य रूप से अधिक
वृद्धि, सामान्य रूप से अधिक वृद्धि। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो खली, सामान्य रूप से आप, तो खली किस रोग का शिकारी है? क्वेश्चन आया हुआ है जिग्नटिज्म का। किसका? जिग्नटिज्म का। भीमकायता रोग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब ये तो तब हुआ जब ये क्या हुआ, जब ये बचपन में, जब ये क्या हुआ बचपन में वो एस्ट्रेस हार्मोन्स अधिक मिलने लगे, ठीक है। अधिकता से जो समस्या आएगी ये कब आएगी? ये बच्चों में, ये बच्चों में, ठीक है। अब यदि वयस्कों में हो जाए, जैसे वयस्कों में ये वाली चीज कमी हो रही है, तो वयस्कों में, तो वयस्कों में क्या होगा? वो गोरिल्ला की भांति दिखाई देगा, ठीक है। बगैर कुछ खाए पिए ही वो मोटा तगड़ा दिखाई देगा। एग्रोमेगेलिक रोग बोलते हैं,